टीवी पर खुद को देख पाना क्या एक ख्वाब सा लगता है? लगता है ना? तो आइए मिलकर जिएं इस ख्वाब को। क्यों, कैसा रहेगा? कैपिटल वन टीवी वो जगह है जहां इस ख्वाब को देखने की हम आपको वजह देते हैं, और वजह है आपके बिजनेस का प्रमोशन। बस ये नंबर डायल करें और जाने हमसे और ज्यादा। अकेले भारत में दुनिया भर के 23% मामले दर्ज हुए जिनमें कंपनी के एम्प्लॉय ने कंपनी का ही डेटा चुरा लिया। क्या आप जानते हैं कि भारत के आईपीसी सेक्शन 405 और 408 के तहत गैर एम्प्लॉय के डेटा चुराने पर 3 साल और एम्प्लॉय के डेटा चुराने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं दुनिया के सबसे सेफ प्लेटफॉर्म्स में से एक, cloudaccess.com। cloudaccess.com न सिर्फ आपको दुनिया के किसी भी कोने से काम करने की आजादी देता है, बल्कि देता है तसल्ली कि आपका डेटा कोई चुरा नहीं सकता। Friends, today's episode is very special because we are going to talk about something that relates to every living being on this planet. हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो हर इंसान की जरूरत है, खुशी, हैप्पीनेस। जी हाँ, हर इंसान खुश रहना चाहता है। वेलकम टू डॉक्टर मीनूज शो फॉर गुड हेल्थ। दोस्तों, हंसना आसान नहीं है और आज के टाइम में तो ये बहुत ही मुश्किल है। आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हैं वो हैं एक हैप्पीनेस कोच, सुनील गुप्ता। ये हमें हास्य के साथ योग को जोड़कर किस तरीके से हम अपनी लाइफ से डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये सिखाएंगे, और इसके अलावा भी बहुत कुछ सिखाएंगे। आइए जानते हैं डिटेल में उन्हीं से। वेलकम टू द शो सुनील सर, हाउ आर यू? इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो हैप्पीनेस है उसको समझने की जरूरत है। बहुत लोग चाहते हैं कि हम खुश रहें। हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। जो हैप्पीनेस है ये रिलेटेड है हेल्थ से, वेल्थ से, और जो हमारी रिलेशनशिप्स हैं, इन तीनों के इर्द गिर्द ये सारी हैप्पीनेस घूमती है। अब जो हैप्पीनेस, ये जो हेल्थ है, हेल्थ में भी 2 पार्ट हैं। एक है फिजिकल पार्ट, दूसरा है मेंटल पार्ट। और इसके अलावा हो गया वेल्थ, इसके अलावा हो गया रिलेशनशिप्स। तो हमारे पास ये सारे रिसोर्सेज हैं जिससे, और सारे ये क्या है, हैप्पीनेस की तरफ लीड करते हैं। एक हैप्पीनेस के हाईवे पे ये सारी चीजें हमको पहुंचाती हैं, और इनका हम अलग अलग डिस्कशन करते हैं। आज इंडिया में जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का स्थान 146 कंट्रीज में 136 नंबर पे आया है। यानी इतनी ज्यादा जरूरत है हैप्पीनेस की इंडिया के अंदर खासकर। और लोग, यानी एक गरीब व्यक्ति है वो सोचता है जी मैं अमीर हो जाऊंगा तो हैप्पी हो जाऊंगा, और अमीर पहले से ही दुखी है। अब जो अमीर है, अमीर ये चाहता है कि मैं थोड़ा पैसा और कमा लूंगा तो और सुखी हो जाऊंगा, लेकिन उनको बेसिक्स नहीं पता है इसके कि किस तरह से वो हैप्पी कैसे रह सकते हैं। तो हम उनको ये बेसिक्स समझाते हैं और उससे वो एक हैप्पीनेस की राह पे, एक हैप्पीनेस के हाईवे पे चलने लगते हैं। तो इस तरह से हमारा सिस्टम है। थैंक यू सुनील जी। तो हमने जाना कि हम खुश कैसे रह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो खुशी है हमारी, ये सुपरफिशियल ना रहे और ये हमारी आत्मा तक जाए। इट शुड रेजोनेट विद आवर सोल। तो इसके लिए कुछ और भी थेरेपीज़ हैं, जैसे कि साउंड थेरेपी। साउंड थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है with which we are able to come out of all the negative energies of our body. It helps us to resonate with our soul and it gives us a very good feeling in meditation and relaxation also. तो आज की हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं उनका नाम है नितिका सबलोग। हम इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, द सॉल्ट लैम्प लेडी के नाम से ये काफ़ी मशहूर भी हैं। तो आइए जानते हैं इनसे इस थेरेपी के बारे में और डिटेल्स। वेलकम टू द शो नितिका, वंडरफुल टू हैव यू हियर। तो आप अपने बारे में कुछ बताएं हमें। So thank you Dr. Meenu for having me here.
जैसे आपने बोला कि हम अपने आप को अंदरूनी तौर पर कैसे खुश रख सकते हैं, तो जी हाँ, ये साउंड हीलिंग बोल्स जो होते हैं ये बहुत ही काम आते हैं, क्योंकि ये सारे बोल्स एक फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड होते हैं और हम सब भी एक फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं। तो जब हमारी फ्रीक्वेंसी खराब हो जाती है, फॉर एग्जांपल रेडियो की फ्रीक्वेंसी जैसे नहीं पकड़ पाते आप, तो उसकी सेटिंग करके आप फ्रीक्वेंसी ट्यून करते हैं। इसी प्रकार ये साउंड हीलिंग बोल्स जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने में काम करते हैं। वंडरफुल। इसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे। इससे पहले सुनील जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप अंदर से खुशी किस तरीके से हमें सिखाते हैं? अंदर से कैसे हम खुश रह सकते हैं? देखिए, अंदर से खुश रहने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 3 चीजों से रिलेटेड है ये जो हैप्पीनेस है, ये हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स। हेल्थ के 2 पार्ट हैं, जैसे फिजिकल पार्ट में हम क्या करते हैं, हास्य योग के थ्रू, मतलब हंसना और योग के साथ, इस तरह की हमारी क्रियाएं हैं। करीब 2000 सेंटर हमारे ऑलरेडी हैं पूरे इंडिया में। जी। और लाखों लोग उससे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। ओके। तो इसमें हम हास्य योग के थ्रू लेके जाते हैं उन लोगों को फिजिकल हैप्पीनेस की तरफ। फिर जो मेंटल हैप्पीनेस है, उसके लिए हम और कुछ हम एक्सरसाइज बताते हैं, थोड़ा उनको गाइड करते हैं किस तरह से थोड़ा सा मेडिटेशन करें, किस तरह से दूसरी चीजों को आगे बढ़ाएं, थोड़ा विजुअलाइजेशन उसमें एक पार्ट होता है। उसको हम सिखाते हैं इसमें। इसके बाद जो वेल्थ का है, वेल्थ लोग चाहते हैं कि उनकी इनकम बढ़ जाए। अब एक गरीब व्यक्ति है, उसको हम बोलें कि मेडिटेशन करो, तो उससे होगा नहीं मेडिटेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं कि उसकी इनकम भी बढ़ जाए, और इनकम बढ़ने के साथ साथ हम उसको फिर ये जो टेक्निक्स हैं दूसरी, वो वाली सिखाते हैं, फिजिकल टेक्निक्स। फिर जो रिलेशनशिप से जो रिलेटेड इश्यूज होते हैं, अब रिलेशनशिप में हम लोगों को बताते हैं कि देखिए, जब आपने एक रिलेशनशिप को मेंटेन करना है तो काफी चीजों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, काफी चीजों को आपको सहना पड़ेगा। लेकिन आज पूरी इंडिया के अंदर 90% लोग एक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें से काफी लोग क्या है, यदि उस पैटर्न पे हैं तो रिलेशनशिप सॉल्व नहीं होगी, नहीं होंगे, क्योंकि एक लिमिट तक ही आप सह सकते हैं, एक लिमिट तक ही आप जो है कुछ भी कर सकते हैं जी उसके लिए। तो उसके लिए फिर हम उसको डायरेक्ट करते हैं कि उसी जो हैप्पीनेस का जो हाईवे है उस पे लेके जाते हैं, एंड दैट फाइनली लीड्स टू यानी सुपर हैप्पीनेस। और उसमें फिर जितनी जेलसी है, जितनी सारी चीजें हैं, वो कम होने लगती, नेगेटिव इमोशंस जो है। अभी जो मैंने आपको बताया कि लोगों की इनकम वगैरह बढ़ाने का और दूसरी चीजें, उसमें भी करीब 10 लाख लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं पूरे इंडिया के अंदर। मैंने सुना है आपकी रिट्रीट्स बहुत फेमस हैं। क्या होता है आपकी रिट्रीट्स में? वहां पर भी आप मेडिटेशन वगैरह ही कराती हैं या कुछ डिफरेंट भी है? जी हाँ मीनू जी, जैसे सुनील सर ने बोला कि ये मेडिटेशन के थ्रू अपने साथ लोगों को जोड़ते हैं, तो इसी प्रकार अगर आपको अपना तनाव कम करना है तो मेडिटेशन इज़ वन फॉर्म, वी ऑल्सो डू दैट, हम भी वो करते हैं जी। बट उसके साथ साथ हम पहले योग निद्रा में लेके जाते हैं। तो साउंड हीलिंग क्या करता है, इन रिट्रीट्स में हम 2 दिन के रिट्रीट में लोगों को लेके जाते हैं। उत्तराखंड एक जगह है, तो उत्तराखंड में हमारा एक छोटा सा रिजॉर्ट है जो 30 रूम का है। और जैसे कि सर ने कहा मेडिटेशन ज़रूरी है, मैं भी ये मानती हूँ कि बॉडी को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए हम 2 नाइट के रिट्रीट के लिए लोगों को वहाँ लेके जाते हैं, जहाँ पे पहले दिन हम प्रैक्टिस कराते हैं माइंड बॉडी सोल का बैलेंस, जो कि IQ, EQ और SQ से रहता है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, ये हम सब मानते हैं। जी जी बिल्कुल। और अगर आप हेल्थ ठीक रखना चाहते हैं तो अंदरूनी तौर पे आपको शांत होना बहुत ज़रूरी है जी। और अंदरूनी तौर पे शांत रहने के लिए आपको अच्छे तरीके से सोना बहुत ज़रूरी है, ये आप मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज दुनिया ऐसी हो गई है कि इतना स्ट्रेस हो गया, कोविड ने भी बहुत लोगों को डिस्ट्रेस में किया जी। तो लोग अंदर से बहुत दुखी हैं,
ये वाजिब है, एक नॉर्मल बात है नेचुरली। तो लेकिन इस बॉडी को इतनी अच्छी मशीनरी गॉड ने बनाया है कि हमारे पास सारी शक्ति है इसको बैलेंस में रखने की। तो वो हम सेकेंड डे पे करते हैं, योग निद्रा कहते हैं, योग में भी कहते हैं। और इससे जो साउंड हीलिंग के हमारे सेशंस होते हैं उसमें भी हम आपको योग निद्रा में ले जाते हैं, क्योंकि ब्रेन में हमारे 5 तरह की नर्व्स होती हैं, वेव्स होती हैं, जिसमें से हम हमेशा बीटा वेव में रहते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे थॉट प्रोसेस एक साथ रहते हैं। तो जब आप सोच में रहेंगे बहुत ज़्यादा तो आप सो नहीं पाएंगे। करेक्ट। तो जब हम ये साउंड हीलिंग के सेशन देते हैं वहाँ पे, तो आप एक अल्फा स्टेज में आ जाते हैं, जहाँ पे थॉट प्रोसेस नल हो जाते हैं और आप एक बहुत डीप स्लीप में चले जाते हैं। और जब आप अच्छी तरीके से सोते हैं तो अंदर से सेल्फ मैकेनिज्म एक्ट करता है और आपकी बॉडी अपने आप हीलिंग प्रोसेस शुरू करती है। और उसी स्टेज तक सबने आना है, तभी हम एक अच्छी हेल्थ पाएंगे, अच्छा माइंड पाएंगे और उसके बाद अच्छी बॉडी पाएंगे। तो नितिका जी, ये जो आप इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आई हैं, कि आपके जो यंत्र हैं, इनको आप कहाँ कैसे यूज करती हैं? जी हाँ, एक्चुअली सारा काम तो इनका ही है। ओके। तो जब हम योग निद्रा के लिए आपको नीचे लेटाते हैं, यूजुअली ये थेरेपीज लेट के की जाती हैं। जी बिल्कुल। और अगर कोई बहुत कंफर्टेबल नहीं है तो बैठ के भी कर सकता है। ओके। तो इन बोल्स को, इनको सिंगिंग बोल्स कहते हैं। ओके। और इन्हीं प्रकार के कुछ बड़े बोल्स होते हैं, कुछ छोटे बोल्स होते हैं, जिनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं। फ्रीक्वेंसीज इन द सेंस इनके साउंड अलग होंगे जब मैं बजाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस बोल को इस मैलेट से बजाती हूँ तो एक ध्वनि निकलेगी और हम सब किसी ना किसी ध्वनि पे रेजोनेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये बेल बजा के दिखाऊं तो इसकी ध्वनि अलग होगी। तो इसी प्रकार के हमारे पास बहुत सारे यंत्र हैं जो आपको काम करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज चाइम्स। तो इसी प्रकार के 16-17 तरह के यंत्र हम रखते हैं। और आपके आसपास प्लेस करते हैं और इनकी रेजोनेशन से आपकी बॉडी एक कामर स्टेट में आती है, क्योंकि हमारी बॉडी में पोर्स होते हैं और अगर उसमें से स्वेट बाहर आ सकता है तो कुछ भी अंदर जा सकता है। करेक्ट। तो इन वाइब्रेशंस की ध्वनि को हम आपकी बॉडी तक पहुंचाते हैं और हर सेल को एक कामर स्टेट पे ले आते हैं और जब आप काम होते हैं तो आप आराम से सो जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, लवली। ध्वनि जो है, एक माँ भी अपने बच्चे को लोरी गा के सुनाती है। अगर आप सभी माँओं को ये पता होगा कि बच्चा अपनी माँ की गोदी में आके कैसे सोता है, ये इसका क्या रीज़न है। तो इसका रीज़न ये है कि जब माँ बच्चे को अपने पेट में 9 महीने रखती है तो बच्चा अपनी माँ की दिल की धड़कन ऑटोमेटिकली पैदा होने से पहले ही वो ध्वनि सुन लेता है, दुख 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 दुख। सो जब वो बाहर भी आता है और माँ उसको अपनी छाती पे लगाती है तो वही ध्वनि, हार्ट तो वही है, तो वही ध्वनि से बच्चा अपनी माँ को बिना अभी बड़े हुए 1 महीने का 2 महीने का बच्चा उसको पहचान लेता है। तो ध्वनि का बहुत रोल है हमारे इस जीवन में आने से पहले। जी। सो दैट इज वाई वी टीच टू एवरीबॉडी दैट अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कीजिए, अपनी एक टोन को ठीक रखिए। जब आप चिल्लाते हैं तो ना आपको अच्छा महसूस होता है ना सुनने वाले को। सो हर इस ट्रेनिंग में हर चीज़ के बारे में हम आपको नॉलेज देते हैं। तो सुनील जी, मैं आपका प्रोफाइल देख रही थी, उसमें ना आप और भी काफ़ी सारी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को उनके बारे में भी बताएं। मैं एकल भारत लोक शिक्षा परिषद से जुड़ा हुआ हूँ। इसमें 10,500 स्कूल चलते हैं और टोटल जो संस्था है उसमें 75,000 से ज़्यादा स्कूल्स चलते हैं। ये अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए होते हैं, जो गाँव में, बॉर्डर एरियाज में जहाँ पे स्कूल्स नहीं होते। और ये 22,000 में एक स्कूल चल जाता है। और इस संस्था में मैं नेशनल लेवल का एक ऑफिस बियरर हूँ और इसको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से गांधी पीस प्राइज से भी नवाजा जा चुका है। वंडरफुल। सम्मानित किया जा चुका है। और इसके अलावा मैं सोच हंगर हेल्पलाइन का पहला ट्रस्टी हूँ इंडिया के अंदर। और ये किसी को भी दिल्ली एनसीआर में यदि हंगर से रिलेटेड कुछ भी है तो हम उनको इमीडिएटली, कोई हमको फोन कर दे तो उनको खाना, राशन प्रोवाइड पहुंचा देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, आज हम मिले बहुत ही खूबसूरत 2 एक्सपर्ट्स के साथ। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ एंड आई से हेल्थ इज द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स वेल्थ। सो लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गुड हेल्थ विद डॉक्टर मीनू's शो फॉर गुड हेल्थ।
I'll see you in the next week with another set of guests. Thank you. अकेले भारत में दुनिया भर के 23% मामले दर्ज हुए जिनमें कंपनी के एम्प्लॉय ने कंपनी का ही डेटा चुरा लिया। क्या आप जानते हैं कि भारत के आईपीसी सेक्शन 405 और 408 के तहत गैर एम्प्लॉय के डेटा चुराने पर 3 साल और एम्प्लॉय के डेटा चुराने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं दुनिया के सबसे सेफ प्लेटफॉर्म्स में से एक, cloudaccess.com। cloudaccess.com न सिर्फ आपको दुनिया के किसी भी कोने से काम करने की आजादी देता है, बल्कि देता है तसल्ली कि आपका डेटा कोई चुरा नहीं सकता। बेचारा कंप्यूटर डेटा, कभी इसकी चोरी का डर, तो कभी वायरस अटैक से बिगड़ने का, तो कभी हार्ड डिस्क का क्रैश होना। न जाने क्या क्या सहता है हमारा कंप्यूटर डेटा। पर अब और नहीं, कंप्यूटर डेटा को हरदम रखें सेफ क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी, और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियां। अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। पर दोस्तों, अगर हमारा मन ही खराब हो जाए तो जिंदगी रुक सी नहीं जाएगी। वेलकम टू माय शो, डॉक्टर मीनूज शो फॉर गुड हेल्थ। आज के हमारे गेस्ट हैं आशीष सहगल। आशीष सहगल इज द फाउंडर ऑफ NLP अथॉरिटी। ये एक संस्था भी चलाते हैं जिसका नाम है NLP एंड कोच ट्रेनिंग अकेडमी। माइंड सैंक्टम के भी ये फाउंडर हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां जाकर आप अपने लाइफ के सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं, आप खुद से मिल सकते हैं और आगे की जिंदगी इस तरीके से जी सकते हैं कि आपको जिंदगी जिंदगी लगने लगती है। इनको 35 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, जहां ये अपना एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में शेयर कर रहे हैं। पिछले 20 साल से ये लोगों को NLP की ट्रेनिंग और कोचिंग दे रहे हैं। मैंने कहा था ना दोस्तों, अगर मन खराब हो जाए तो जिंदगी कैसे चलेगी, तो इसका इलाज इन्हीं के पास है। आइए मिलते हैं। वेलकम टू द शो आशीष सहगल जी। इट्स नाइस टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। ओके, तो सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी जर्नी के बारे में। तो ये जर्नी एक जीवन है, और मेरी जर्नी NLP के साथ और कोचिंग के साथ शुरू हुई करीब 20 साल पहले। उस वक्त शायद मैं अपनी समस्याओं से जूझ रहा था, लेकिन बहुत ही जल्दी NLP के साथ साथ मैंने उनको भी सुलझाया और फिर NLP अथॉरिटी की स्थापना की, जहां पर हम आगे चले, हजारों लोगों ने सीखा और अपने जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज भी यही काम कर रहा हूं, बस यही जर्नी है जी। अभी एक करंट हमारे सामने सिचुएशन आई है, लॉकडाउन, कोविड। इसमें ऐसा हुआ है कि आई थिंक इट हैज इम्पैक्टेड द एंटायर ह्यूमन रेस, क्योंकि हर किसी के ऊपर इसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ा ही है। बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन थी, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, लोगों से मिल नहीं सकते, आइसोलेशन, मास्क पहनो, और इस सब के दौरान आपके इसके बारे में क्या व्यूज हैं, क्या इसके मेजर इश्यूज रहे हैं, क्योंकि आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आए होंगे बहुत। पिछले करीब 1.5-2 साल में पोस्ट कोविड और कोविड के दौरान बहुत सारे इश्यूज आए, बहुत सारे माइंड से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड इश्यूज आए, लोगों ने महसूस किए। मुझे याद है पिछले साल मार्च के वक्त जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो हम सब हैरान रह गए कि ऐसा क्या हो रहा है। पर धीरे धीरे जब पूरी तरह लॉकडाउन हो गया तो लोगों ने अकेलेपन की समस्या पे बात करनी शुरू की, नौकरियां चली गई, बिजनेस बंद हो गए, तो एंजाइटी, फियर आया। फिर वो दुखद समय आया जब बहुत से लोग शायद मृत्यु को प्राप्त हो गए जी। ग्रीफ बहुत ज्यादा हुआ, दुख बहुत ज्यादा हुआ, और फिर उसके बाद ये भावना कि हम कुछ कर नहीं पाए, गिल्ट। तो ये समस्याएं पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज्यादा महसूस की जा रही हैं, और इसी के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं जी। तो आशीष जी, एंजाइटी के ऊपर आप क्या काम कर रहे हैं,
या किस तरीके के लोगों की एंजाइटी के रीजंस हैं? जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, एक तो ये है कि लोगों के बिजनेस डाउन हो गए, एक तरह से फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो गई, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन जब कुछ होता है तो हम एक बारी के लिए तो डर ही जाते हैं। और कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, कई जनों ने घर में बहुत दुख देखा, हेल्थ इश्यूज, तो एक बारी के लिए सारी दुनिया हिल सी गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, इसको समझने के लिए जल्दी से हम समझते कि एंजाइटी है क्या। अगर हम समय को देखें तो एक आज का समय है जिसको हम प्रेजेंट बोलेंगे, और आने वाला वक्त जिसको हम फ्यूचर बोलेंगे। फ्यूचर की अलग अलग समय की अलग अलग चिंताएं, अलग अलग स्नैपशॉट्स के रूप में, तस्वीरों के रूप में एक साथ एक ही मोमेंट में जब हमारे साथ आ जाती है तो दिमाग को बहुत ओवरवेल्म कर देती है, बहुत भर देती है। और उस वक्त एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर हमारा दिमाग उस बोझ को ले नहीं पाता और वो शरीर में आता है। शरीर कई बार कांपता है, कई बार स्थिर हो जाता है, कई बार पसीने आते हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं। जी। तो ये जो मल्टीपल फ्यूचर स्नैपशॉट्स हैं, ये जब एक मोमेंट में माइंड जिसकी कैपेबिलिटी एक मोमेंट को हैंडल करने की उसमें आ जाते हैं तो एंजाइटी आती है और पैनिक आता है। जी। इसके लिए क्या किया जाता है? फ्यूचर स्नैपशॉट्स को फ्यूचर में रखा जाता है, स्लो डाउन किया जाता है। इसके लिए जरूरत है प्रेजेंट मोमेंट में आने की। देखिए, समय को अगर हम समझें तो एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है, एक फ्यूचर है। जी। इसी समय अगर आप बहुत सारा पास्ट समझते रहेंगे और फ्यूचर समझते रहेंगे तो प्रेजेंट मोमेंट तो गया आपके हाथ से। पर उस टाइम पे तो सर प्रेजेंट मोमेंट में ही तो प्रॉब्लम थी। हाँ, तो प्रेजेंट मोमेंट में एक्शन की जरूरत होती है। जी। लेकिन जब हम अपने आप को स्लो डाउन करते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में आना जरूरी होता है, तो उसके लिए एक छोटी सी तकनीक है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे सारे दर्शक अभी 2 मिनट में ये सीख सकते हैं। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये तो। ये टेक्निक बेटी एरिक्सन ने सबसे पहले लेकर आए थे 1980s की शुरुआत में। छोटी सी बात कहूंगा कि जब भी आपको एंजाइटी या पैनिक होना शुरू करे, आप ध्यान दीजिए कि आपके 3 सेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विजुअल देखना, ऑडिटरी सुनना और किनेस्थेटिक शरीर में महसूस करना। तो आपको इनको रोल करना है। कैसे? इस वक्त यहां बैठे हुए अपने आसपास देखिए कि आप कौन कौन सी चीजें देख रहे हैं। 5 चीजों को देखिए। मेरे सामने ये दीवार है, या ये इंसान बैठा है, मैं चेयर पे बैठा हूं, मेरे सामने कोई चीज है, देखिए। और 5 चीजों के बाद फिर 5 चीजें मुझे क्या आवाजें सुनाई दे रही हैं। मुझे अपने सांस की आवाज सुनाई दे रही है, मुझे बाहर किसी चीज की आवाज सुनाई दे रही है, ट्रैफिक की आवाज सुनाई। इसी तरह शरीर में क्या महसूस हो रहा है। हाँ, मेरे पैर जमीन पर टिके हैं तो उसका प्रेशर महसूस हो रहा है, मेरे कंधे पे कुछ महसूस हो रहा है, ये हवा मुझे टच कर रही है। ऐसी 5 चीजें। तो 5 विजुअल, 5 ऑडिटरी, 5 किनेस्थेटिक यानी शरीर में फील होने वाली, फिर 4 4 4 नए, फिर 3 3 3 2 2 2 1 1, और आप देखिएगा बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट पे शांत हो गए। फिर एक्शन की तरफ चल पड़िए। छोटी सी बात है। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगी, दोस्तों ये नंबर जरूर नोट कर लीजिए इनके, और इस क्लिप को भी संभाल के रखिएगा। फ्यूचर में कभी भी आपको इसकी जरूरत हो तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और ये अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये बहुत ही काम की टिप है। तो आशीष जी, एक बात और बताइए, अभी अभी आपने जिक्र किया गिल्ट का और ग्रीफ का, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, अगेन पिछले 15 महीने में गिल्ट और ग्रीफ दोनों आए। इतने सारे लोग दुनिया को छोड़कर चले गए और उसका दुख हुआ। आमतौर पे ये दुख करीब करीब 1 से 1.5 महीने तक आपको नॉर्मल जिंदगी में ले आता है और आप शांत हो जाते हैं। अगर उसके बाद भी आप नहीं आ पा रहे हैं तो वहां आपको ग्रीफ थेरेपीज के थ्रू जाना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग बात कर सकते हैं। ग्रीफ एक ऐसी समस्या नहीं है जो हम ओपन में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप इस बारे में मुझे कांटेक्ट करेंगे हम ग्रीफ के बाद बात करेंगे। अब गिल्ट की बात करते हैं कि हाँ, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। तो जरा सोचिए गिल्ट कहां से आ रहा है। गिल्ट का जो रूट कॉज है वो है आइडियलिज्म। जी। मुझे ऐसा होना चाहिए था, मुझे ऐसा होना है, ये आइडियलिज्म है। जब आइडियलिज्म में आप बड़े होते हैं,
तो कहीं कहीं आपको फेलियर का एहसास होता है। बिल्कुल बिल्कुल। फेलियर जब बहुत देर तक लगता है तो गिल्ट आ जाता है। गिल्ट चलता रहता है तो आपको गुस्सा आता है, परेशानी होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, और आपके दिमाग में आता है लेकिन मुझे होना तो आइडियल चाहिए था। आप वापस आइडियलिज्म में चले जाते हैं, आप इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। इसको हम विशियस सर्कल ऑफ गिल्ट बोलते हैं जी। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आइडियलिज्म को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना है। और बहुत चीजें हो सकती हैं, गिल्ट के साथ बहुत काम किया जा सकता है। कभी भी गिल्ट महसूस हो रहा है तो अपने आप से पूछिए मैं कौन से आइडियलिज्म में फंसा हूं, और अपने आप से पूछिए क्या मैं उससे बाहर आना चाहता हूं। जवाब मिल जाएगा आपको। सर, इसके लिए मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे प्रोएक्टिव मेथोडोलॉजी बताएं जो, क्योंकि देखिए ये जो प्रॉब्लम अभी एक बारी आई, अभी तो हम उसको करेक्टिव मेजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हम कर सकते हैं, पर ये तो फ्यूचर में भी आ सकती है। अभी ये पैंडेमिक भी ऑल ऑफ अ सडन ही आया, किसी ने प्लान नहीं किया था, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ऐसी सिचुएशंस लाइफ में अक्सर आती रहती हैं, और जरूरी नहीं है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आए। कई बार छोटी सी प्रॉब्लम से भी हम, कई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो छोटी सी प्रॉब्लम्स भी हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं। तो उसके लिए मैं चाहूंगी आप हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसे टिप्स दें जो घर बैठ के वो अपने आप को, अपने ऊपर वर्क करें, अपने मेंटल इस पर, और कुछ फायदा हो उन्हें। देखिए, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो अपने विचारों को प्रायोरिटाइज करना रियल टाइम में बहुत जरूरी है कि उस वक्त जो भी समस्या उसके हिसाब से क्या जरूरी है। एनएलपी आपकी इसमें बहुत मदद करता है। जरूरी यह है कि आप जानें कि मुझे क्या चाहिए और मुझे कैसे मिलना है। ये दो सवालों के जवाब आप ढूंढ सके तो बहुत आसान हो जाएगा। एनएलपी इसी में आपकी मदद करती है। सर, आजकल एनएलपी बहुत कॉमनली सुनने में आ रहा है, और अभी आपने भी 2-3 बार जिक्र किया इसका, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएंगे, व्हाट इज एनएलपी एक्चुअली? एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है? ये भाषा के जरिए न्यूरोलॉजी को रीप्रोग्राम करने की कला है। ये 1970s में रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडर, क्रिस्टीना हॉल, रॉबर्ट डिल्स, इन लोगों ने इस कला का विकास किया। सोसाइटी ऑफ एनएलपी का गठन किया जो एक्सपर्ट्स को लाइसेंस करती है, और आज हम इतने सालों के बाद भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। कितने ही साइकोलॉजिस्ट अब क्लासिक साइकोलॉजी छोड़ के एनएलपी इस्तेमाल करते हैं अपने काम में। कितने ही लीडर्स एनएलपी अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो एनएलपी भाषा के जरिए दिमाग को, सोच को रीप्रोग्राम करने की कला है। तो सर आप बताएं, एनएलपी ट्रेनिंग करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं हमें? देखिए, एनएलपी ट्रेनिंग करने से आप जिंदगी को अपने दिमाग से चला पाते हैं। आप वो जिंदगी बना पाते हैं जो आप चाहते हैं, समाज की कहीं नहीं, आपके चाहते हुए। आप डरों पे विजय पा सकते हैं। आप अपने जो पास्ट की बुरी मेमोरीज हैं उनको भूल सकते हैं। आप जिंदगी में कहां जाना उसको बना सकते हैं। आप समाज से इम्यूनिटी ले सकते हैं। जो बाहर से बातें आपको चुभती हैं वो चुभनी बंद हो जाएंगी। आप किसी भी तरह की जो समस्या है उससे दूर हो सकते हैं। रिसर्च तो ये भी कहती है, और हमारे पास कई केसेस है कि कहीं शारीरिक समस्याएं जैसे कि एस्थमा, डायबिटीज और बहुत सी बैक पेन के रिलेटेड, अननोटिस पेन रिलेटेड साइकोसोमेटिक इश्यूज एनएलपी से क्योर किए जाते हैं। तो जब आप इस समय ट्रेनिंग में आएंगे तो आने से पहले अपनी समस्या बताइए, ट्रेनिंग में सोल्व हो जाएगी। जी जी, वंडरफुल। तो व्यूअर्स, अगर आप एनएलपी सीखना चाहते हैं तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। एनएलपी अथॉरिटी इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है जो ये ट्रेनिंग देती है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से आप इस प्रोग्राम को ले सकते हैं। जैसा कहा जाता है, हेल्थ इज वेल्थ, और मैं कहती हूँ हेल्थ इज द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स हेल्थ। So let's take the first step towards good health with Dr. Meenu's show for good health. See you in the next week with another 2 guests. Thank you. वर्क फ्रॉम होम का स्ट्रेस तो पहले से ही बहुत है,
उस पर अगर आईटी और जीएसटी रिटर्न्स को टाइम पर फाइल करने का डर भी शामिल कर दें तो हो चुका काम। पर अब cloudaccess.com पेश करता है ईज ऑफ डेटा एक्सेस के कुछ बेहतरीन तरीके। दुनिया के किसी भी कोने से और किसी भी डिवाइस से आप अपने ऑफिस के किसी भी डेटा का न केवल एक्सेस कर सकते हैं बल्कि उस पर काम भी कर सकते हैं। cloudaccess.com न सिर्फ डेटा रहे सेफ बल्कि आपको भी रखे एकदम सुरक्षित। Swami Vivekanand once said, "Just look into the thing that causes fear to you." आप जिस चीज से डरते हैं उसकी आंखों में आंखें डालकर देखिए, डर अपने आप गायब हो जाएगा। Because then you will learn the reasons for your fear and you will be able to overcome them. This is the essence of life. Life is full of challenges and the biggest challenge in life is to remain healthy. अपने आप को स्वस्थ हम कैसे रखें? कहते हैं जान है तो जहान है। अगर आपके शरीर में जान है, आप में भी जान है, तो जो आप करेंगे उसमें भी जान है। मेरा नाम है डॉक्टर मीनू। वेलकम टू माय शो, डॉक्टर मीनूज शो फॉर गुड हेल्थ, एंड दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर। इस शो में हम हर हफ्ते आपके पास एक्सपर्ट्स लेकर आएंगे जो रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस को फेस करने में आपको मदद करेंगे। आज का हमारा जो एपिसोड है, इसमें हम बात करेंगे एक जानलेवा बीमारी जिसका नाम है कैंसर और उससे होने वाले डर के बारे में। इस शो में हम आपके पास लेकर आएंगे एक्सपर्ट्स जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में हेल्थ चैलेंजेस, छोटे बड़े हेल्थ चैलेंजेस को फेस करने में हेल्प करेंगे। इसी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दो विशेष एक्सपर्ट्स। पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर रॉबिन खोसा, इज एन रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट at Indraprasth Apollo Hospital, New Delhi. Welcome to the show, Dr. Robin. I'm so delighted to have you here. Thank you, Dr. Meenu, for inviting me to your show. Our second guest is an expert in behavioral sciences. Sylvie Singh is a clinical hypnotherapist and has an experience of over 25 years. She has been transforming over thousands of lives of young and old with her techniques and tools. Welcome to the show, Sylvie ma'am. I'm so happy to have you here. Thank you, Dr. Meenu, and it's an honor to be here. आजकल कैंसर बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, इसके क्या कारण हैं? आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू नो दिस। मीनू जी, देखिए, जहां तक कैंसर का सवाल है, इसके दो मेन रीजंस हैं। एक तो हमारी लाइफस्टाइल और एक हेरिडिटरी रीजंस। इसमें से जो लाइफस्टाइल है ना, 80% ऑफ द रीजन लाइफस्टाइल होता है और ये वो रीजंस हैं जिनको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। जी, जैसे कि आजकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ठीक है, लेट मैरिजेस, नो ब्रेस्ट फीडिंग, ये बहुत सारे ऐसे रीजन है। एक्सेसिव यूज ऑफ टबैको, स्मोकिंग, पोल्यूशन, हेरिडिटरी रोल प्ले करता है, पर ओवरऑल इंसिडेंस में उसका रोल थोड़ा कम है। ये बढ़ रहा है और प्राइमरीली अगर मैं कहूंगा, आप एक शब्द में पूछना चाहो तो हमारी लाइफस्टाइल है। जी जी, सो वी नीड टू वर्क ऑन इट। या एग्जैक्टली। ओके, जब किसी भी जगह पर एक न्यूज ब्रेक होती है, मान लीजिए किसी भी फैमिली में, और पता चलता है कि घर के एक मेंबर को कैंसर है, तो द एंटायर फैमिली गोज इनटू अ ट्रॉमा। तो उस टाइम पर हाउ डू यू डील विद दैट? देखिए, वो जनरली हमारे लिए भी एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, क्योंकि हर पेशेंट और हर फैमिली इस डायग्नोज को एक डिफरेंट तरीके से देखता है। जी, मेरे पास कुछ पेशेंट आएंगे, वो बड़े कूल लगेंगे, दे विल बी ओके, दे है कैंसर है, चलो इलाज कराते हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो डिनायल मोड में होते हैं, जिनको पहले तो हमें ये कन्विंस कराने में काफी समय लगता है कि ये कैंसर है और ये किसी को भी हो सकता है। पर इससे हमें डरना नहीं है, क्योंकि कैंसर अब काफी हद तक एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं इस कैंसर थेरेपी में और ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो चुके हैं। तो अगर हम अर्ली स्टेज में हैं तो हमारे रिजल्ट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट क्योर की तरफ जाते हैं। इवन इफ योर डिजीज इज एडवांस्ड, तब भी हमारे पास ऐसी मोडेलिटीज हैं कि हम उनके क्योर रेट्स को काफी सब्सटेंशियली इंप्रूव कर सकते हैं। तो दैट मीन्स देन द साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज जहां कैंसर की बात आती है या एक डर की बात आती है, तो द एंटायर फैमिली इज फेसिंग इट। और दोस्तों, डर के साथ जीतना या डर को संभालना हर किसी के बस का नहीं है, और वहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है किसी ना किसी एक्सपर्ट की, और वो हमारे साथ हैं सिल्वी मैम। तो मैम, आप बताएं किस तरीके से आप ऐसे पेशेंट्स को डील करती हैं? थैंक यू डॉक्टर मीनू।
एक्चुअली मैं तो ये कहूंगी, जो आई एग्री विद द डॉक्टर, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स सुनते ही सेल्फ डिनायल मूड में आ जाते हैं, मेरे को कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। केयर गिवर भी काफी इमोशनली परेशान हो जाते हैं। तो मैं तो ये सलाह दूंगी उन लोगों को कि कैंसर डायग्नोज होते ही इमीडिएटली उनको एक अपनी डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ साथ इवन बिफोर रेडिएशन, कीमो और एनी अदर प्रोसीजर्स, डायग्नोस्टिक मेथड के साथ ही उनको एक कॉम्प्लीमेंटरी कैंसर केयर थेरेपीज ले लेनी चाहिए। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ क्वालिफाइड काउंसलर, अ प्रोफेशनल जो कैंसर पेशेंट्स को डील करते आए हैं, उनके साथ 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करें और उनके क्षमता बढ़ाएं और उस क्षमता भी बढ़ाएं ताकि वो आने वाले समय के जो डर भी है और दर्द भी होती है वो सारे कैसे मैनेज करना वो सिखाएंगे। प्लस केयर गिवर को भी एक उम्मीद देते हैं वो लोग, तो ये बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है एक हिप्नोथेरेपी मेथड। एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट मैं ये कहूंगी, हिप्नोथेरेपी इज अ वेरी इफेक्टिव टूल फॉर पेन मैनेजमेंट। एंड दूसरी बात, उसमें सबकॉन्शियस लेवल पे डर बैठा हुआ है आदमी को, क्या होगा मेरा, ये चीजें होती है, काफी कॉन्फिडेंस नहीं होता, कैसे सामने कर पाएंगे, मेरे घर का क्या होगा, ऐसे कई परेशानियां नजर आती है। तो उस दौरान आप हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, वो काउंसलिंग भी करेंगे, साथ साथ हिप्नोथेरेपी बेसिकली इट्स अ साइकोलॉजिकल टेक्निक, सो मसल रिलैक्सेशन के थ्रू करते हैं, द होल बॉडी रिलैक्सेस। तो एक लेवल पे समता होती है, बॉडी वाइब्रेशंस में रिलैक्स हो जाता है पेशेंट, प्लस वो अपनी डर वगैरह को रिलीज कर पाते हैं, दे बिकम मोर एम्पावर्ड, मोर कॉन्फिडेंट, जो आने वाले समय में जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स लेने वाले हैं उस दौरान वो अच्छी तरीके से उसको रिसेप्टिव मोड में बिल्कुल तो और जल्दी से उनको उस चीज का फिर इफेक्ट भी होता है। और केयर गिवर भी काफी हद तक ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, ठीक हो जाएंगे ये। जी और डॉक्टर्स के साथ बहुत अच्छी तरीके से कोऑपरेट करते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आजकल ना विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द क्लिनिकल ट्रीटमेंट मोडालिटीज? एंड सेकेंड थिंग, अक्सर देखा गया है जैसे पेशेंट्स अर्ली स्टेज में जिनको कैंसर डायग्नोज होता है वो ठीक भी हो जाते हैं और उसके बाद एक बड़ी नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीते हैं, बट दे आर एवर एबल टू कम आउट ऑफ दैट मेंटल ब्लॉक और वो हमेशा अपने आप को एक कैंसर पेशेंट ही मानते रहते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं आप लोग? देखिए, ओवरऑल कैंसर ट्रीटमेंट्स पहले से बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। नॉट ओनली कि उनके रिजल्ट्स बहुत बेटर हो गए हैं, बट अब हमारा काफी हद तक उसके साथ फोकस होता है कि हम पेशेंट को क्योर तो करें पर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी बनी रहे। जी बिल्कुल। से मैंने किसी को ठीक भी कर दिया पर कल को क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब है, से उसका कैंसर चेहरे का कैंसर था और पूरा चेहरा डिफॉर्म्ड है, तो बंदा ठीक भी हो जाएगा पर वो एक सोशल अपने एनवायरनमेंट में मिक्स नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। ऐसी एक फीमेल है, उसका ब्रेस्ट कैंसर है, हमने पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर देते थे पहले, तो फिर वो अपने फंक्शंस में नहीं जा पाती, वो डिफरेंट लोगों को मिल नहीं पाती, ज्यादा आउटिंग नहीं कर पाती, तो ये एक मेंटल ब्लॉकेड्स हैं। तो आजकल की न्यूअर टेक्नोलॉजीज में हम क्या करते हैं, जैसे ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरीज करते हैं, उसमें हम पार्शियल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट करते हैं, तो ओवरऑल कॉस्मेटिक आउटकम्स आर एक्सीलेंट। ओके। लिम्ब सेविंग सर्जरी है, पहले किसी के हाथ या पैर में अगर कैंसर होता था तो वो पूरा एम्पुटेशन करना पड़ता था, जिसको कि मतलब हम पूरा निकाल देते थे। जी। अब वो तो अपाहिज बन के रह गया एक तरह से, बट न्यूअर मोडेलिटीज ये करती हैं कि हम पोर्शन निकालते हैं प्लस रेडिएशन को उस एरिया में सप्लीमेंट करते हैं, तो पेशेंट की लिम्ब प्रिजर्वेशन एक ट्रीटमेंट मोडेलिटी फॉलो की जाती है। जी, बट डॉक्टर रॉबिन, एक बात तो माननी पड़ेगी, जितना मर्जी एडवांसमेंट हो, when there are side effects and when there are these kind of deformities, चाहे वो थोड़ी सी भी हो, they have a big psychological impact on the patient। और उस टाइम पे कहीं ना कहीं थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैम आपका इसमें क्या रोल है? जैसे मैंने शुरू से ही बोला कि जब भी कैंसर डायग्नोज होता है तब से ही एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी टूल अपनाना चाहिए। जी। जब ये अपनाते हैं तो बोथ केयर गिवर्स और साथ साथ पेशेंट के साथ साथ केयर गिवर्स को भी ये अपनाना चाहिए, ताकि वो लोग एक कॉन्फिडेंट लेवल पे रहें और उनकी पॉजिटिव माइंड शिफ्ट रहे। नंबर 1। नंबर 2, जैसे हिप्नोथेरेपी काउंसलिंग वगैरह जब होता है उसमें पेन मैनेजमेंट अक्सर अच्छा सा हो जाता है और द पेशेंट एज इट पहले ही बोला
कि इज एबल टू हैंडल इट मच बेटर वे, कि अच्छी तरह सामना कर पाते हैं और दर्द सहने की क्षमता भी रहती है, क्योंकि पेन मैनेजमेंट में हम एंकर करते हैं दूसरी जगह पे दर्द को थोड़ा ट्रांसफर करना, जी ये जी चीजें करते हैं, सेल्फ इमेजरी सिस्टम विजुअलाइजेशन वगैरह करवाते हैं। तो इससे क्या होता है कि काफी हद तक ऑप्टिमिस्टिक भी रहते हैं, रिलैक्स भी हो जाते हैं रिसेप्टिव मोड में। दूसरी बात ये है, जिस लोगों को कैंसर ठीक हो जाती है, आप कह रहे हो कि उनका वो सवाल ही नहीं आएगा जब वो स्टार्टिंग से ये काम करें, वो डर नहीं रहेगा उनमें। जब स्टार्टिंग से वो साइमल्टेनियसली ये ट्रीटमेंट लेते आए, वो काफी उनके माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रहते हैं, दे आर वेरी एम्पावर्ड इनफ कि वो हैंडल कर सकते हैं। क्योर होने के बाद उनको पता मैं अच्छा सा जी सकता हूँ। उस समय वो मेडिटेशन, ब्रीदिंग टेक्निक्स वगैरह सीखे, अच्छी लाइफस्टाइल जिए। जैसे डॉक्टर ने बोला किसी को मुंह में कैंसर है, वो ठीक हो गया इन केस, उसके बाद वो टोबैको करें, बहुत सारे स्पाइसी फूड खाएं, दैट वोंट डू वेल। इफ दे लीड अ हेल्दी लाइफ, इट्स गुड इनफ। बहुत अच्छे इनपुट्स रहे सिल्वी मैम। इसके अंदर मेरा एक और सवाल है, जैसा डॉक्टर रॉबिन आपने कहा, कैंसर इज 80% बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, और किसी को भी हो सकता है। तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आज हम सब लोग एक रिएक्टिव मोड में चलते हैं, हम तब इलाज करते हैं जब हमें एक्चुअली प्रॉब्लम हो जाती है। हाउ कैन वी स्टे इन अ प्रोएक्टिव मोड? लाइफस्टाइल के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूं सबको कि जो हम आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, ना केवल कैंसर पर और भी सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के कारण जी। तो जो रिकमेंडेशन है वो ये कहती है एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स ऑफ स्टर्नस और मॉडरेट टू स्टर्नस एक्सरसाइज एटलीस्ट 3 times a week इज व्हाट आई रिकमेंड एवरी पर्सन शुड डू। और इसके अलावा मिनिमाइज योर यूज ऑफ टबैको, इनफैक्ट टबैको तो बैन ही हो जाना चाहिए, ठीक है। मिनिमाइज योर यूज ऑफ एल्कोहल, रेड मीट इज वन ऑफ द रीजंस जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए जहां तक हो सके। ओवर यूज ऑफ स्पाइसेस एक रीजन है जिसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे रीजन। यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है लेट मैरिजेस। आजकल ब्रेस्ट कैंसर जो बढ़ रहा है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है लेट मैरिजेस एंड नॉट ब्रेस्ट फीडिंग योर चिल्ड्रन। जो ब्रेस्ट फीडिंग की भी रिकमेंडेशंस है, एटलीस्ट 6 months to 1 year मिनिमम यू शुड ब्रेस्ट फीड योर चिल्ड्रन टू डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ कैंसर्स। सो ये बहुत सारे रीजन है। यस, एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनके घर में कैंसर पहले से है तो वहां पे स्क्रीनिंग अर्ली शुरू होनी चाहिए। स्क्रीनिंग एक ऐसी मोडेलिटी है जब अभी हमें कोई सिम्टम नहीं है कैंसर का जी, पर कैंसर के सेल्स को हम बहुत अर्ली स्टेज में कुछ मोडेलिटीज के द्वारा डिटेक्ट करते हैं, जैसे मैमोग्राफी फॉर ब्रेस्ट कैंसर, पैप स्मीयर फॉर सर्वाइकल कैंसर, PSA टेस्ट फॉर प्रोस्टेट कैंसर। तो इन तरीकों को जो अगर हम अपनाते हैं तो हम इनको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो नटशेल अगर मैं कहूंगा कि कैंसर अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है बेसिक चीजों के बारे में, तभी हम ये कैंसर की लड़ाई जीत सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर आपने। सिल्वी मैम, आप क्या इनपुट देना चाहेंगे इसमें? मैं तो कहूंगी कि जरूरी है लाइफस्टाइल चेंजेस की, जरूरी है लाइफस्टाइल चेंजेस नॉट ओनली फॉर कैंसर, एनी अदर डिजीजेस, अदरवाइज ऑल्सो फॉर एवरीबडी देयर हैज टू बी अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छी हीटिंग हैबिट्स, मेडिटेशन रोज करना चाहिए एटलीस्ट 15 मिनट के लिए। ब्रीदिंग में अवेयरनेस ही नहीं है, हम लोगों को किसी से पूछिए आप ब्रीथ कर रहे हो, उनको पता भी नहीं चलता वो ब्रीथ कर भी रहे नहीं। जो चीज हमें जिंदा रखता है उस चीज का हम इतना टेकन फॉर ग्रांटेड है, हमें पता ही नहीं होता हम ब्रीथ करते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने में, ईटिंग हैबिट्स में थोड़ा माइंडफुल होना चाहिए। न्यूज प्रोग्राम देखते देखते आप खाओगे, उसको भी आप ग्रहण कर रहे हो जो टॉक्सिक नेगेटिव न्यूज आती है। एग्जाम्पल कोविड आधे लोगों को हुआ, आधे लोगों को उसके कारण डिप्रेशन हुआ। सुबह से शाम तक कोविड की न्यूज कितनी डेड है देख रहे हैं, न्यूज हर चैनल में यही आता गया। इन चीजों को आप ध्यान रखिए, स्क्रीन टाइम कम करिए और एक्सरसाइज, एज डॉक्टर सेड, आई एग्री एब्सोल्युटली, इट इज अ नीड ऑफ द आवर। सो बी माइंडफुल, स्क्रीन टाइम कम कर लेना। सोशल मीडिया इज अ वेरी पावरफुल टूल, पर उसको वाइजली यूज कर लीजिएगा। लर्न समथिंग, डेवलप सम हॉबीज। ये चीजें फोकस हटाती है, अच्छी कंस्ट्रक्टिव रहिए। जिंदगी एक बार मिलती है, ऑनर योरसेल्फ। Beautiful. I think even I have learned something from you today and even I'm going to implement it in my life from now. तो बहुत ही अच्छे वैल्यूएबल टिप्स दिए आज हमें। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ,
बट मैं कहना चाहूंगी हेल्थ इज द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स वेल्थ. So let's take the first step towards good health with Dr. Meenu's show for good health. See you in the next week with another 2 guests. जुड़े रहिए दोस्तों, मैं अगला एपिसोड जल्द ही लेकर आ रही हूँ. दोस्तों, अगर हम जिंदगी में केवल 2 चीजों को अहमियत ना दें, सिफ्र और जिक्र, तो जिंदगी बेफिक्र होकर कट जाती है. और मेरा तो काम ही यही है आप लोगों की जिंदगी को बेफिक्र बनाना. तभी तो मैं ये शो लेकर आई हूँ, डॉक्टर मीनूज शो फॉर गुड हेल्थ. इसमें हम हर हफ्ते आपके पास नए नए एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं जो आपको जिंदगी को आसान बनाने में मदद करते हैं. तो आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट आए हैं जो हमारी जिंदगी को बेफिक्र बनाने में हमारी मदद करेंगे, उनमें हैं आचार्य श्री विवेक पंचतत्व जी. ये एक एस्ट्रोलॉजर हैं, रेकी मास्टर हैं और NLP कोच भी हैं. ये हमें बताएंगे कि हम स्पिरिचुअली और मटीरियली अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं. वेलकम टू द शो विवेक जी. प्रणाम. एक और चीज़ की हमें बहुत ज़रूरत है ध्यान रखने की, वो है हमारी दिशा. कई बारी लाइफ में ऐसा होता है, हम जिस दिशा में जा रहे होते हैं हमें लगता है लाइफ में सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं है. उस टाइम पे हमें हमारी दिशा को ठीक करवाना या उसे चेक करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है. और उसी के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हैं आज, वास्तु एक्सपर्ट दीपांशु डांग. वेलकम टू द शो दीपांशु. आचार्य जी, इससे पहले कि हमारा सवालों का सिलसिला शुरू हो, आप हमें ये बताइए निदान प्रणाम का मतलब क्या है. बेशक, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये सबको करना चाहिए. देखिए, नी एक ऐसा शब्द है जो किसी भी नेगेटिव शब्द के आगे लगा दिया जाए वो पॉजिटिव हो जाता है. यानी नी तमस को हटाने वाला है. मैं दान मतलब मैं आपको देना चाहता हूं, क्या वो जो तमस को हटाए. प्रणाम मतलब मेरे प्राण के आयाम से मैं आपको वो देना चाहता हूं कि आपके जीवन का तमस हटे, आपको शक्ति की राह मिले. हाउ ब्यूटीफुल. सबसे पहले आचार्य जी मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी. कहते हैं सितारों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है. मेरा मानना है कि किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और शायद हम अपने कर्मों से बहुत चीज़ों को अपनी लाइफ में करेक्ट भी कर सकते हैं. और उसी के साथ में हमारी हेल्थ भी बहुत हद तक हमारे ही कंट्रोल में होती है. वी कैन डू सो मेनी थिंग्स टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी. आप क्या कहेंगे इसके बारे में. आप बिल्कुल सही कह रही हैं. सितारे और किस्मत ये 2 चीजें हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं. और साथ में जो कर्म, मैं थोड़ा सा आपको ज्योतिष के आधार पर मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ. बहुत कंफ्यूजन है इस बात को लेके कि हमारी भाग्य या हमारा किस्मत ही सब कुछ है. मैं बताना चाहता हूँ कि जो आज का मेरा भाग्य है वो कल के पहले के मेरे किए हुए कर्म हैं, वो जो आज भाग्य बन के मेरे सामने खड़े हुए हैं जी. अब आज मुझे उसके साथ क्या मैं ऐसा कार्य कर सकता हूं जिसे मैं अच्छे से अच्छा उसका पोटेंशियली उसको यूज करके उसमें से एक अच्छा कार्य निकाल के आज के कर्म मैं उस हिसाब से कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं. अगर मैं अपने कर्मों को आज उस हिसाब से करता हूं जिससे कि मुझे कल आने वाले समय में जो मुझे भविष्य में फल मिलेंगे वो मेरा उस समय का भाग्य बन जाएगा. तो होता क्या है कि मेरे कर्मों के हिसाब से मैं जन्म लेता हूं, उसी हिसाब से मेरा आगे का जीवन चलता है. और जब मैं जन्म लेता हूं तो मेरे सितारे भी वैसे ही होते हैं जैसे मेरे आने वाला समय है. क्योंकि ज्योतिष अपने आप में केवल ये जानने की प्रक्रिया है कि आने वाले समय में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है. मैं एक और बात आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं. ज्योतिष हमारे जीवन पर ग्रहों की, वो जो हमारे ऊपर ग्रह चल रहे हैं जिन्हें हम आकाशीय पिंड कहते हैं, और हमारा शरीर भी एक पिंड है, उन आकाशीय पिंडों का इस पिंड के ऊपर पड़ने वाला जो असर है उसकी गणना से संभावनाओं को जानना ज्योतिष विज्ञान है. अब इसके आधार पर हम अपने जीवन में यह भी समझ सकते हैं कि कैसे किस समय में हमें किस बीमारी से या कैसे हम अपने जीवन में स्वास्थ्य को बुलाएं कि किस समय पे हम किस बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं. जैसे
आज के टाइम की अगर बात करूं, कोरोना बहुत फैला, चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन उन लोगों को कोरोना सबसे ज्यादा पकड़ा जिनका राहु से संबंध था। जैसा कि मैंने बताया, दिशा और दशा का हमारी लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। दिशा ठीक ना होने की वजह से कई बार हमारी लाइफ में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं। तो हम अपने आज एक्सपर्ट से जानते हैं कि वास्तु का क्या रोल है हमारे हेल्थ के ऊपर। जी, वास्तु बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ के ऊपर। वास्तु से हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं, इट कैन बी फिजिकल इश्यूज, बोन इश्यूज, रिलेशनशिप्स या फाइनेंशियल इश्यूज आके अगेन हमारी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगी, टेंशन आएंगी, स्लीपलेस नाइट्स होगी, वो हमारी हेल्थ को डे बाय डे डाउन लेती जाएंगी। वास्तु इन सब को ठीक कर सकता है। अगर हमारे घर में प्लेसमेंट्स प्रॉपर हो, अगर हमारे वॉशरूम्स की, रूम्स की या किसी चीज की भी प्लेसमेंट्स प्रॉपर हो, नॉट ओनली घर, अगर हमारे ऑफिसेज में या कहीं भी वर्क प्लेस की प्लेसमेंट्स प्रॉपर हो, तो हमें ये सारे इश्यूज आएंगे ही ना। फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे ना रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे। ऐसे करते करते अगर हम इसकी डेप्थ में जाते रहेंगे तो हम अपने बॉडी को अपने आप ही हील करेंगे। अगर हम आज एक रेमेडी करते हैं तो हम अपने आप के प्रिपेयर कर रहे हैं कि हाँ हम एक रेमेडी कर रहे हैं, तो हाँ हमारा माइंड स्ट्रांग हो रहा है, हमारी चीजें स्ट्रांग हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने चीजें अपनी फेवर में मोल्ड कर ली हैं। हमारी हेल्थ साइमल्टेनियसली ठीक होने लग जाएगी। ओके। वैसे कहते हैं ना कि घर में तोड़ फोड़ करनी पड़ती है वास्तु को। नॉर्मली दिस इज द थिंग पीपल थिंक कि अगर हम वास्तु एक्सपर्ट को बुलाएंगे तो हमारे घर में तोड़ फोड़ करवा देंगे या हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा वास्तु के अकॉर्डिंग चलने से। तो इज इट एक्चुअली लाइक दिस? नो, इट इज नॉट एक्चुअली लाइक दिस। हम लोग क्या फोकस करते हैं, एक इंसान हमारे पास एक परेशान होके आया है, वो पहले ही परेशान है, अगर मैं उसको तोड़फोड़ करा दूंगी तो वो परेशान ही होगा। इंस्टेड वास्तु के वो अपनी फाइनेंशियल उसमें गुम हो जाएगा, वो वास्तु नहीं ठीक कराएगा, वो अपने और टेंशन में चला जाएगा। हम जो रेमेडीज कराते हैं वो बिना तोड़फोड़ के, बिना डिमोलिश करे, हम लोग कलर से, हम लोग लाइट से, हम लोग ऐसी चीजों से रेमेडीज करा देते हैं कि वो असर तो देती है पर तोड़फोड़ नहीं करानी पड़ती है, और हमारा पॉजिटिव वे अपने आप ही शुरू हो जाता है कि हाँ तोड़फोड़ भी नहीं हुई, हमारी लाइफ का एक दिशा सही आ गई है। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, वास्तु सबसे ज्यादा तब उसको असर करता है, सबसे ज्यादा नेगेटिव असर उस पर्सन को करता है घर में जिसका ऑरा सबसे वीक होता है। ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें रेकी, मेडिटेशन, ऐसी चीजों का सहारा लेना पड़ता है। जी, इसके बारे में तो आचार्य जी आप हमें बेहतर बता पाएंगे। जी देखिए, सारा खेल ऊर्जा का है। हम जितनी भी चीजें देखते हैं या हम खुद भी हैं, सब ऊर्जा से बने हुए हैं, और हर एक चीज का अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जिसे हम ऑरा कहते हैं। जी। और वास्तु, जैसे कि बताया दीपांशु जी ने, कि वास्तु से हम अपने घर की ऊर्जा को हम इस तरीके से कर लेते हैं जिससे परेशानियां हमें एकदम असर ना करें। फिर अगर मेरा ऑरा वीक होगा तो सबसे पहले, जिसका ऑरा वीक होगा उसके पास सबसे पहले परेशानी जाएगी। और अगर घर का ऑरा पॉजिटिव है और मेरा ऑरा एक बार को अगर वीक भी है तो परेशानी घर के ऑरा से पहले घर के बाहर ही रुक जाएगी, मेरे पास तक नहीं आएगी। और रेकी हो, मेडिटेशन हो, इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, रेकी से, जो रेकी मास्टर होते हैं, जैसे मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूं, हम लोगों का काम है कि हम ऊर्जा को चैनलाइज करते हैं, हम ब्रह्मांड से ऊर्जा लेते हैं और आगे जिस भी व्यक्ति को देनी है उसको देते हैं। रेकी का मतलब भी यही है तो ये हमारे भारतीय संस्कृति की पद्धति जिसे हम स्पर्श चिकित्सा के नाम से जानते हैं, जो ऋग्वेद में भी दे रखी है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। लेकिन यही चली गई जापान से जाके ये बन के आ गई रेकी। रे मतलब यूनिवर्स, की मतलब एनर्जी। यूनिवर्स पूरा का पूरा जिसमें हम भी आते हैं, सब ऊर्जा से बना हुआ है। उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आगे देना, अपने आप को चैनल बना के, अपने आप को एक माध्यम बना के आगे किसी व्यक्ति को या किसी भी चीज को देना, जिससे कि उस व्यक्ति की या उस पर्टिकुलर चीज की ऊर्जा बैलेंस हो सके, जिससे उसके ऊर्जा क्षेत्र में कोई भी परेशानी या बीमारी एकदम या उसके ऊर्जा क्षेत्र में एंटर ना कर सके। ये हम रेकी के जरिए कर सकते हैं। और ध्यान अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है कि हम अपनी ऊर्जा का एक स्पंदन इस तरीके से बढ़ा लेते हैं जिससे कि कोई भी परेशानी उसके अंदर नहीं आती। दीपांशु जी, आप पहले बताइए, कुछ ऐसा है जो हमारे व्यूअर्स को, जो घर बैठकर वो अपने कई चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं, वास्तु दोष जिससे कहते हैं, तो जिससे कि उनकी हेल्थ इश्यूज में उनको फायदा हो। हाँ जी, जी बिल्कुल। हमारे वास्तु में सबसे पहले कहते हैं सन की जो रेज हैं, जो सन की एनर्जी है, उसको जितना हो सके घर के अंदर सनलाइट को आने दो।
डीक्लटर, डीस्टैग्नेशन इज ऑलवेज रिकमेंडेड। वास्तु में अगर आप कोई भी बेकार सामान, कोई भी जो सामान आपको कभी सालों साल कभी काम नहीं आना है, वो भी आपके घर में पड़ा है, वो एक नेगेटिव एनर्जी आपके घर में, आपके ऑरा में लेके आ रहा है, आप उसको निकालो। आप उसको घर में रख के अपने लिए इल हेल्थ लेके आ रहे हो, उसको निकालो। सबसे ज्यादा जरूरी है सनलाइट, जितनी ग्रैब कर सकते हो वो चीज करो, और अपना थॉट, अपना कर्म, अपने सारा सराउंडिंग्स को पॉजिटिव रखो। और जितना हो सके हमें सबसे पहले तो चाहिए, कहीं भी लीकिंग वाटर है वो चीज हमारे घर से निकलनी चाहिए। जो दर्शकों के लिए सबसे सिंपल सॉल्यूशन है कि हमारा जितना लीकिंग वाटर होगा उतना फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे, उतने हेल्थ इश्यूज आएंगे। सबसे पहले तो ये चीज स्टॉप करें, और जितनी सनलाइट अपने घर में या अपनी बॉडी में इनहेल कर सकते हैं वो चीज करें। जी, पर दीपांशु जी, आजकल जिस तरीके के हमारा लाइफस्टाइल है, ज़्यादातर हमारे घर में सनलाइट तो दिखती ही नहीं है और हम उठते भी नहीं हैं। गॉन आर द डेज जब हम अर्ली मॉर्निंग उठते थे सनराइज के टाइम पे। आजकल तो लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है, वी हार्डली गेट अप इन द मॉर्निंग, और सन को हम होते हुए भी नहीं देखते हैं, और घर में तो बहुत मुश्किल से नज़र आता है। तो उसके लिए आपके पास क्या रेमेडी है जिन लोगों के घर सनलाइट आती ही नहीं? जी बिल्कुल, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्ले करते हैं वेस्टीरियोलॉजी पे, वास्तु प्लस इंटीरियर्स प्लस साइकोलॉजी। हमें सनलाइट चाहिए पर आती नहीं है, फिर हम अपने इंटीरियर्स में सनलाइट वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, येलो कलर्स अपने इंटीरियर्स में लेके आएंगे, सन की एक इमेज जो हमारा विजुअली सन हमारे साथ है, हमारे साथ वो एनर्जी दे रहा है, विजुअली हम सन की एक इमेज, राइजिंग सन की एक इमेज लेके आएंगे अपने घरों में पर्टिकुलर डायरेक्शंस में। हम वो ऑरा क्रिएट करेंगे, हम अरोमा से अपने ऑरा को प्यूरिफाई करेंगे, क्योंकि हम सन क्या होता है, वो डीऑर्डराइजर होता है, वो डिसइंफेक्टेंट होता है जो हमारी नेगेटिव एनर्जी सारी खत्म करता है। बट अब सनलाइट तो है नहीं, क्योंकि आजकल इंटीरियर्स इतना मेजर हो गया है कि वो सनलाइट पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है ना। हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम लोग सनलाइट ग्रैस्प कर सके, तो हम लोग उसको कलर से, हम लोग साउंड से, हम लोग मंत्र जाप करके, हम लोग मंत्रास अपने घर में चला के रखेंगे, ओम मंत्र जाप, लेट इट बी एनी जो आपका मन करे। हम लोग अरोमा ऐसा क्रिएट करेंगे जिससे हमारा खुद को बहुत अच्छा फील हो। हमें सन की लाइट से अच्छा ही फील होता है ना, हमें बहुत प्योर फील होता है। अगर हम वो अरोमा, वो ऑरा हमारे घर में क्रिएट कर सकते हैं, जो अरोमा से या विजुअल कंफर्ट से वो चीज हम क्रिएट कर सकते हैं घर में, वो चीजें भी आपको अपने आप को पॉजिटिविटी देंगी और एक जीने की नई इच्छा जगाएंगी आपके अंदर। ओके, जैसा कि दीपांशु जी ने बताया कि रेकी और मेडिटेशन से हमारी वाइब्रेशंस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, वैसे भी मैं समझती हूँ आजकल बहुत टेंशन और डर का माहौल है, फिर से कोरोना आ रहा है, तो इस ऐसे माहौल में घर बैठ के आप क्या सजेस्ट करते हैं हमारे व्यूअर्स को, जो वो घर बैठ के करें जिसमें कम एफर्ट हो लेकिन उनको एक अच्छा रिजल्ट मिले, मेंटल स्टेबिलिटी उनकी थोड़ी बेटर हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बेटर हो, हेल्दी रह पाए मेंटली? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर हम रोज़मर्रा के टाइम पे करें और उससे ही हम अपने मेंटल पीस को, अपने मन को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं। सबसे पहले मैं ज्योतिष के माध्यम से बताऊंगा कि ज्योतिष में हम जब बात करते हैं ग्रहों की, तो चंद्रमा हमारे मन का कारक है। जब भी पूर्णमासी आती है जिसे हम फुल मून कहते हैं, उससे 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक जितना समय आप चंद्रमा की रोशनी में बाहर बिता सकें, चाहे वो आधा घंटा, 15 मिनट, जितनी देर आप बिता सकें तो चंद्रमा की रोशनी में बिताएं, क्योंकि वो जो मून की एनर्जी आपको मिलेगी वो आपके मन को अंदर से स्ट्रांग करेगी। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूं ध्यान के माध्यम से, ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके अंतर मन को गहराई से एकदम शांत करती है। उससे पहले, ध्यान करने से पहले अक्सर लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग हैं सिखाने वाले, जिससे मुझे, खैर मैं उसमें क्या बोलूं, थोड़ी सी आपत्ति इस बात की है कि वो पहले हमारे अंदर के भरे हुए उसको खाली करने की जगह सीधा ही उसमें कुछ और नया भरने की बात करते हैं ध्यान के माध्यम से। लेकिन मैं कहता हूं, देखिए, ध्यान करने से पहले थोड़ा सा रेचन करें, यानी थोड़ा सा अपने अंदर की जो भावनाओं को बाहर निकालने की कोशिश करें, फिर बैठें ध्यान के अंदर। और ध्यान की उस प्रक्रिया से आप देखेंगे कि मन कितना शांत हो जाता है। शांत मन ज्यादा ऊर्जा को अब्जॉर्व करता है, ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और हमारे साथ वास्तु एक्सपर्ट बैठी हुई हैं, ये आपको बता सकती है कि ध्यान सबसे ज्यादा
कहां पर आपको पॉजिटिविटी देगा, कहां बैठ के हम ध्यान करें? जी जी बिल्कुल। वास्तु के अकॉर्डिंग घर में नॉर्थ ईस्ट में अगर आप ध्यान लगाते हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा शांति देगा, बहुत ज्यादा आपको रिलैक्सेशन देगा। आपको ऐसा फील होगा कि आप अगर प्रॉपर ध्यान लगा रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल फ्री कर रहे हैं नॉर्थ में बैठ के, तो आप खुद बहुत रिलैक्स फील करेंगे। और आप अगर इसको कायम रखते हैं, इसको कंटिन्यू करते रहते हैं, तो आप एक तो इमोशनली स्टेबल हो जाएंगे और साथ ही साथ बहुत रिलैक्स फील करेंगे, जिससे आपको अपने आपके मन को और ताकत मिलती है अपनी जो डर है उसको निकालने के लिए। और अगर आपने ऊर्जाएं क्रिएट करनी है तो आप घर के सेंटर में बैठ के ऊर्जाएं क्रिएट कीजिए। जो अपने अंदर की ऊर्जाएं आपको जागरूक करनी है वो घर के सेंटर में बैठ के कीजिए। अगर मन शांत करना है तो नॉर्थ ईस्ट में बैठ के कीजिए। जी बहुत ही अच्छे टिप्स दिए आज हमारे व्यूअर्स को आपने। आई थिंक ये सब इतना इजी है कि हर कोई घर बैठ के इसका फायदा उठा सकता है और बहुत इजीली कर भी सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो, डॉक्टर मीनूज शो फॉर गुड हेल्थ। जाने से पहले आपको एक मैं हेल्थ टिप देना चाहूँगी। विंटर सीजन में हम अक्सर पानी पीना ही भूल जाते हैं या कहते हैं प्यास ही नहीं लगती। So today's Dr. Meenu's health tip is drink plenty of water, keep yourself hydrated for a glowing skin. Thank you. मेरा ऑयल है स्मूथ एंड लाइट। डाबर लाल तेल है सबसे राइट। इससे स्मूथ और कोई नहीं। मेरी बेटी, तुम झुको नहीं, तुम रुको नहीं। बेबी का शारीरिक दोस्तों, अगर हमारे हाथ में कोई चीज़ है और अगर हम उसे छोड़ दें तो वो कहाँ जाएगी? वो नीचे ही जाएगी, बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल उसे खींच लेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे हाथ में दो मैग्नेट्स हैं और अगर हम उन्हें पास में लेकर आएंगे तो आइदर दे विल अट्रैक्ट और दे विल रिपेल। मगर मान लीजिए उन दोनों मैग्नेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक गत्ते का टुकड़ा रख दें या एक दीवार बना दें तो उन दोनों का प्रभाव एक दूसरे के ऊपर नहीं पड़ेगा। क्या एस्ट्रोलॉजी भी ऐसे ही साइंस है? क्या लॉजिकल माइंड इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी को समझ सकता है? आई एम डॉक्टर मीनू सचदेव। वेलकम टू माई शो डॉक्टर मीनूज शो फॉर गुड हेल्थ। और आज हमारे साथ जुड़े हैं एक एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट वरुण मेहता, जिन्हें खुद का तो 15 साल का एक्सपीरियंस है, मगर ये अपने साथ लेकर आए हैं 100 से भी ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस अपने फोर फादर्स के साथ। तो आइए मिलते हैं वरुण मेहता जी से। वेलकम टू द शो वरुण मेहता जी। It's a wonderful delight to have you here. नमस्ते मीनू जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। मुझे एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हुए 15 साल से ज्यादा हो गए हैं और मैंने अपने बुजुर्गों से जो है एस्ट्रोलॉजी सीखी है और उनका तजुर्बा और साथ ही साथ अपनी रिसर्च को जब मैंने कनेक्ट किया तो एस्ट्रोलॉजी को मेडिकल फील्ड में भी प्रैक्टिस करते हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया और बहुत सारे लोगों का इससे भला भी हुआ है। और एस्ट्रोलॉजी हेल्थ में 100% जो है वो अपना रोल प्ले करती है और एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से हम बहुत बार बीमारियों को जो है वो रूट कॉज हम उसका पकड़ लेते हैं, जो कि डॉक्टर्स को काफी हेल्पफुल साबित होता है। कई बार हम लोग बीमारियों के बारे में प्रिडिक्ट भी करते हैं कि आपको ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो होने वाली हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग इसका फायदा ले लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्रिडिक्शंस और रेमेडीज दोनों तरह से जो है वो किसी भी शख्स की बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है, जो कि मैंने 15 साल के तजुर्बे में देखा है। वरुण जी, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ एक चीज जानने के लिए कि एस्ट्रोलॉजी और हमारी हेल्थ आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है। मीनू जी, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, हम लोगों ने अपने ग्रंथों में पढ़ा है कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो 5 एलिमेंट्स से बनी है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। और वैसे ही इन्हीं 5 तत्वों के साथ हमारे 9 ग्रह और 12 राशियां जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं। हर एक एलिमेंट पे अलग अलग प्लैनेट्स का असर होता है। जैसे ही हम लोग जन्म लेते हैं तो हमारे सौरमंडल पूरा जो है वो हमारी ह्यूमन बॉडी पे असर दिखाना शुरू करता है। वैसे ही हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स अलग अलग प्लैनेट्स के साथ और अलग अलग राशियों के साथ कनेक्टेड होते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी को और पृथ्वी में मौजूद हर एक चीज की जो कैटेगराइजेशन है
वो हमारे ऋषि मुनियों ने करके दी है। तो सबसे पहले ऋषि मुनियों ने पूरी पृथ्वी के हर एक चीज को 12 राशियों में बांटा और उसके बाद 9 ग्रहों में बांटा, और उसी तरीके से ही, उसी थ्योरी पे ही हमारी बॉडी पार्ट्स को भी 9 हिस्सों में बांटा। वो 9 हिस्से 9 प्लैनेट्स हैं। जैसे कि जो सन है, सूर्य, वो हमारी बोन्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे माथे को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो चंद्रमा है वो हमारे हार्ट को, हमारे ब्लड की स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। जो शुक्र है वो हमारी स्किन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे स्पर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। जो मंगल है वो हमारे लिवर को, हमारे ब्लड को और हमारे जो पेट को रिप्रेजेंट करता है। बुध जो है वो हमारे वेन्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ जो शनि है वो हमारे बालों को, हमारे जो लेग्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। केतु जो ग्रह है वो हमारे जॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। केतु हमारे भागने दौड़ने की ताकत को रिप्रेजेंट करता है। जो राहु है वो हमारे दिमाग की सोच को रिप्रेजेंट करता है। राहु इन्फेक्शन भी है। और मंगल में मैं आपको बताना भूल गया कि मंगल हमारी बॉडी की ओवरऑल स्ट्रेंथ है, कि हमारी बॉडी में ताकत कितनी है। इस तरह से 9 के 9 ग्रहों की अपनी अपनी एक खासियत है जो कि हमारे हेल्थ से कनेक्टेड है। अब जैसे हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, जैसे कि कुंडलियों में प्लैनेट्स इकट्ठे बैठे होते हैं, तो अगर जुपिटर और मरकरी कनेक्ट हो जाए तो वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के हार्मोन्स और ग्लैंड्स को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड है या हमारा थायराइड हार्मोन है, तो वो उसकी फ्लक्चुएशन जो है वो जुपिटर और मरकरी के कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमारे हेल्थ के साथ ओवरऑल कनेक्टेड है और हमें प्रॉब्लम का रूट कॉज जानने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस शो को बिल्कुल रिकॉर्ड करके रखिए, बिकॉज वरुण जी आज हमारे साथ स्पेशली अमृतसर से जुड़े हैं और जो मैं इनसे अब सवाल पूछने वाली हूँ वो सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। नॉर्मली होता क्या है, हम जब भी बीमार होते हैं वी ओनली थिंक अबाउट गोइंग टू द डॉक्टर, डाइट, हेल्थ के लिए एक्सरसाइज, और इन्हीं चीज़ों में हम जुड़े रहते हैं। हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं सोचते कि एस्ट्रोलॉजर को भी कंसल्ट करना चाहिए। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जब किसी को कोई हेल्थ कंसर्न हो, जब एस्ट्रोलॉजी को कंसर्न करना चाहिए या किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछना चाहिए, या कोई उसमें किस तरीके के केसेस में आप हेल्प कर पाए हैं लोगों को, या कहाँ पे एस्ट्रोलॉजी काम करती है? मीनू जी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि एस्ट्रोलॉजी के लिए की हेल्प जो है वो एक पेशेंट कब ले, कैसे ले। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी हर एक फील्ड में काम कर रही है। मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने हर तरह की केसेस जो है वो हैंडल किए हैं। मेरे पास लोग कैंसर पेशेंट्स बहुत आते हैं, मेरे पास डायबिटीज और किडनी प्रॉब्लम्स, किडनी में कई लोग तो डायलिसिस के स्टेज तक क्रॉस कर चुके होते हैं। उसके बाद किडनी स्टोन्स होते हैं, लीवर सोराइसिस के केसेस बहुत हैं, ब्रेन प्रॉब्लम्स बहुत हैं, फिट्स एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि लोगों को फिट्स आ जाते हैं और ब्रेन ट्यूमर्स आ जाते हैं। ये भी रिसेंटली एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मेरे भाई जैसे हैं, उनके फादर को मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उनको ट्यूमर डिटेक्ट हो गया था। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, तकरीबन हर एक फील्ड जो है, हमारे हर एक बॉडी पार्ट जो है वो एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है। तो इसलिए कोई भी ऐसा फील्ड छूटा नहीं है जो हम प्रेडिक्ट ना करें और जिसको हम ट्रीट ना कर सकें। दोस्तों, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई वरुण जी ने, और इसी बात से मैंने जब इस इंटरव्यू के बारे में जिक्र किया अपने एक दोस्त से, तो उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर करी कि वो वरुण जी से मिलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, अपनी किसी प्रॉब्लम के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। तो उन्हें लाइन पर लेते हैं, देखते हैं वरुण जी उन्हें क्या गाइड करते हैं। यस, थोड़ा फेस के पास कीजिए कैमरा, थोड़ा साइड पे करिए, थोड़ा दूसरी तरफ। ओके, मैं 2-4 चीजें पूछूंगा, वो आप बताइएगा मुझे। हाँ जी, प्लीज बताओ। मार्केट में आपका उधार काफी लगता है? नील, कुछ नहीं है? इनसे 15-20 हजार से ज्यादा नहीं है। कोई बात नहीं। आपकी वाइफ की हेल्थ खराब रहती है? एब्सोल्युटली, दैट्स द मेन कंसर्न एरिया सर। और आपका बेटा कहीं बाहर जाना चाहता है या बाहर ही है? चला गया सर। चला गया ना, दैट्स फाइन।
और मोस्ट प्रोबेबली वो ऑस्ट्रेलिया या कनाडा साइड रहेगा, और वो भी सरी साइड। एब्सोल्युटली। वरुण जी, मैंने आपको अपनी वाइफ के लिए फोन किया है। उनको काफी समय से जो प्रॉब्लम चल रही है, मैं आपको उनके बारे में एक एक बताता हूँ जी। एक तो 2015 के आसपास उनका यंग एज पे नी रिप्लेसमेंट हो गया था। बोन्स में कुछ प्रॉब्लम रहा, फिर उसके बाद उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोज हुआ, जिसके चलते पिछले 2-3 साल में उनको काफी पेन रहा है, चैलेंजेस रहे हैं। और अभी 1 साल के अंदर बोन्स हैव बिकम सो वीक कि उनको 3 बारी सर्जरीज हुई हैं। फीमर बोन टूट गया था, तो वो भी सेटल नहीं हो पा रही। एंड राइट नाउ आई एम कॉलिंग, मैं हॉस्पिटल से ही फोन कर रहा हूँ। ओके हेमंत जी, मैं घर पर नहीं हूँ, हॉस्पिटल में ही हूँ जी। हेमंत जी, आप ऐसे कीजिए कि आपके बेटे की कुंडली में मोस्ट प्रोबेबली मून जो है वो 6th हाउस या 10th हाउस में रहा होगा, और आपका जो आपकी अपनी कुंडली में वीनस और केतु का कंजंक्शन या दृष्टि संबंध रह सकता है। तो इसके लिए आपको 2-4 प्रिकॉशंस मैं आपको देता हूँ और विद रेमेडीज भी देता हूँ। आप अपने बेटे से कहिए कि वो कुत्तों को दूध पिलाना शुरू करें रेगुलर। ओके। और आप अपने घर में दूध को खट्टा लगा करके दही या पनीर ना बनाएं, वो मार्केट से आप बना बनाया ला सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। आप खुद गुड़ खाना बंद कर दीजिए, और आपकी वाइफ भी गुड़ ना खाए जी। और जब भी आप लोग कहीं बाहर जाएं, जब भी आपने दरिया क्रॉस करना हो, तो जो मावा होता है जिसे खोया बोलते हैं, वो मावे के 121 बॉल्स जो हैं वो बना के उसको बहते हुए पानी में गिरा दिया कीजिए जी। और उसके साथ साथ वंस अ मंथ जो है वो गरीबों में खाना बंटवा दिया कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी वाइफ की जो बोन्स की प्रॉब्लम है वो काफी हद तक ठीक हो जाएगी। और आप अर्थराइटिस के लिए रूमेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं आप उनको कंसल्ट कीजिए, क्योंकि वही अच्छे से उसको ट्रीट कर पाएंगे। आई थिंक मेरे व्यूअर्स भी बहुत सरप्राइज्ड होंगे, पर मेरे दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा है। वरुण जी, आपने बिना चार्ट देखे प्रिडिक्ट कैसे किया इतना सारा कुछ? मीनू जी, जो मैंने फोरफादर से सीखा है, उनके इतने सालों का तजुर्बा है, मोर देन अ सेंचुरी, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारा जो फोरहेड है ये सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, चीक्स जो हैं वो वीनस को रिप्रेजेंट करती हैं, शुक्र को, ठोडी जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करती है, हमारे लिप्स जो हैं वो मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी राइट आई सूर्य है, लेफ्ट आई चंद्रमा है, कान केतु के हैं। तो इस तरह से ये हम फेस रीडिंग जब करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, तो ये सब पॉसिबल है, इसे कोई भी पढ़ सकता है, सीख सकता है। तो वरुण जी, हमें कुछ आप ऐसी रेमेडीज दीजिए, जैसे पेन किलर्स हम खाते हैं तो पेन किलर्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे सबको मालूम है किडनी पे उसका इफेक्ट आता है, लिवर पे आता है, तो आप कुछ रेमेडीज हमें दे सकते हैं जो पेन किलर्स ना खाएं हम? जी बिल्कुल मीनू जी, मैं आपको बताता हूँ, सभी व्यूवर्स के लिए बताता हूँ कि व्यूवर्स इनको नोट भी कर लें, बहुत हेल्पफुल रहेगा। कि सबसे कॉमन जो हमारे घरों में फीमेल्स को स्पेशली के ड्यूरिंग पीरियड्स भी उनको पेन और टमी में पेन बहुत फील होता है, पेट दर्द की बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो जिन लोगों को भी पेट दर्द की प्रॉब्लम हो, वाई गैस एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती हो, तो अगर वो पेन से बहुत ज्यादा इंस्टेंटली परेशान हैं, तो वो सिंपली आप चीनी की चाशनी बनाएं गरम घर में, उसको किसी बर्तन में डाल के गरम गरम चाशनी को अपने सिर से एंटी क्लॉक वार करके अपने किचन के शैंक में जहां पे हम लोग बर्तन धोते हैं उसमें गिरा दीजिए, और साथ में प्रे करें कि हमारी पेट दर्द ठीक हो जाए। तो विद इन 15 to 20 मिनट्स जो है वो आपकी पेट दर्द की प्रॉब्लम में आपको छुटकारा मिल जाएगा। सेकेंड रेमेडी जो हम ले रहे हैं वो है सिर दर्द की। अब सिर दर्द में क्या होता है कि हमारा सिर जो है वो ब्रेन जो है वो पेन करता है, या सिर दर्द में प्रॉब्लम ज्यादा ब्रेन या नर्व्स की होती है, ये पुड़पुड़ियां जो हैं यहाँ पर पेन रहती है लोगों की। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हरा धनिया जो है उसको पीस के उसकी चटनी बना लीजिए, या सिंपल प्लेन हरा धनिया जिसमें कुछ मिक्स नहीं करना है, उसको पीस करके उसको दरदरा सा पेस्ट फॉर्म में ले आइए, उसको किचन के शैंक में डाल दीजिए, तो आपको सिर दर्द में रिलीफ मिल जाएगा। या अगर बहुत लंबे समय तक अगर आपकी सिर दर्द चलती है, तो आप क्या कर सकते हैं कि शनिवार वाले दिन एक कांसे की कटोरी लें, उसमें सरसों का तेल डालें, उसको अपने सिर से पैर तक छू के आप शनिवार को या शनि मंदिर में दान करें और प्रे करें कि हमारे सिर दर्द में रिलीफ हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम ले रहे हैं वो है
जॉइंट्स की, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स को जॉइंट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो जॉइंट्स की प्रॉब्लम के लिए जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो ये है कि काले सफेद तिल जो कॉमन मिल जाते हैं मार्केट में, वो जो है उनको आप शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू करें सोमवार वाले दिन। और अगर बहुत ज्यादा पेन हो रही है, नॉन बेयरेबल पेन है, चला नहीं जाता, तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए आप इमली को उबाल लें, उसकी गुठलियां साइड में फेंक दें और जो उसका गुद्दा है उसको किचन के शैंक में डाल दें। इससे इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन वो अपनी कुंडली के उपचार जरूर कराएं। जी थैंक यू वरुण जी, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छे टिप्स रहे। दोस्तों मैं तो बहुत ही सरप्राइज्ड हूँ और मुझे मालूम है आप भी बहुत सरप्राइज रहे होंगे ये सब कुछ सुनकर। पर वरुण जी हमसे दूर नहीं, इनके नंबर्स मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, आप इनसे खुद भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुझे मालूम है आपकी बहुत सारी क्वेरीज आने वाली हैं इनसे बात करने के लिए, इन्हें मैं अपने शो में दोबारा ज़रूर बुलाऊंगी। और अगले हफ्ते मैं आपसे मिलती हूँ एक और गेस्ट के साथ। See you in the next week. Thank you. मेरा ऑयल है स्मूथ एंड लाइट। डाबर लाल तेल है सबसे राइट। इससे स्मूथ और कोई नहीं। मेरी बेटी तुम झुको नहीं, तुम रुको नहीं। बेबी का शारीरिक विकास करे तेजी से।